जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर भी करना है, ठीक है। और आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं उपसर्ग एवं प्रत्यय के बारे में। ये बहुत ही बृहद टेस्ट आज होने वाला है, सभी लोग तैयार हैं बताने के लिए प्रश्न और उत्तर। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप जेल प्रहरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा ऐप इंस्टॉल करें, और एमपी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी परीक्षा ऐप इंस्टॉल आपको करना है, जहां पर आपके मॉडल पेपर उपलब्ध हैं दोस्तों। मॉडल पेपर लगा करके जेल प्रहरी वाले और एमपी टेट वाले सभी लोग अपना आकलन कर सकते हैं, ठीक है। और ये मॉडल पेपर दोस्तों आपको 40% ऑफ में मिलेंगे अगर आप सेल्फ एससी 40 कूपन कोड यूज करते हैं तो, ठीक है। स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का ये वीडियो। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस प्रकार से, और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना है। और आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है दोस्तों उपसर्ग का प्रयोग होता है कहां पर होता है? शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी कि प्रश्न क्रमांक आपका 1 है और आपको बताना है कि उपसर्ग का आखिर प्रयोग होता कहां पर है। तो आपको फटाफट से चयन करके विकल्प ABCD इस प्रकार से लिखते जाना है, और भयानक आज का टेस्ट होने वाला है दोस्तों। फटाफट से उत्तर बताना है। तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, आदि यानी कि आरंभ में होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? समास, अव्यय, उपसर्ग या फिर प्रत्यय। यानी कि प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर आपको बताना दोस्तों। तद्धित प्रत्यय होते हैं और कृदंत प्रत्यय होते हैं, आपने पढ़े हैं, ठीक है। अब दोस्तों कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो धातु में जुड़ जाते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संज्ञा आदि में जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको बताना है कि जो शब्द के अंत में जुड़ जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है प्रत्यय। तो 2 चीजें तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपके पास आता है कि प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? प्रख्यात बताना है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 3। अब उपसर्ग यहां पर पूछा गया, और उपसर्ग हमने पढ़ा है कि सर उपसर्ग जो लगता है वो शब्द के आदि में लगता है, आदि मतलब आरंभ में लगता है, ठीक है। तो यहां पर प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? 4 विकल्प है हमारे सामने। पहला है पिर, दूसरा ता, और तीसरा है प्रख और आत। अब इतना याद रख लेना कि यहां से आपसे पूछा गया है उपसर्ग, और उपसर्ग कहां पर लगते हैं ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उपसर्ग लगते हैं दोस्तों शब्द के आगे, आगे यानी कि आदि में। और यहां पर प्रश्न क्रमांक 3 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बोले सर ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पेर, ठीक है। प्रा जो है वो आपका बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 4 नंबर है। संभल के देना, आंसर सभी को देना है लेकिन संभल के देना है, फिसल मत जाना। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में उपसर्ग बताना है। फिर उपसर्ग हो जाएगा, इसमें प्रति हो जाएगा, प्रत्यु हो जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 विकल्प हैं, 4 में से 3 को कट करना है, 1 को सही बताना है। और आपका यहां पर ना तो हो जाएगा फिर, ना होगा प्रत्यु। तो उत्तर क्या होगा? उत्तर बोले सर प्रति, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। प्रत्युत्पन्नमति में होता है प्रति उपसर्ग, और बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? दोस्तों गमन को हमें विपरीतार्थक बनाना है, तो कौन सा उपसर्ग हमें यहां पर प्रयोग करें कि गमन का शब्द विपरीतार्थक हो जाए? उप का करेंगे, आ का करेंगे, प्रति का करेंगे, या फिर अनु का करेंगे? गमन मतलब होता है जाना, और अगर इसमें उपसर्ग प्रयोग हो जाए 4 विकल्पों में से तो उसका उल्टा हो जाएगा आना। तो उत्तर आपका हो जाएगा क्या? विकल्प नंबर बी, यानी कि आगमन। आ उपसर्ग अगर आप लगा देते हैं तो उल्टा हो जाता है, विपरीतार्थक हो जाता है, बन जाता है शब्द क्या? आगमन। आगमन और गमन, गमन का अर्थ जाना और आगमन का अर्थ आना, यानी कि विपरीतार्थक बन गया आगमन, और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट है निर्वासित में प्रत्यय कौन सा है दोस्तों? निर्वासित। अब 4 विकल्प है। पहला है एक, दूसरा है नी, तीसरा है सित प्रत्यय, या फिर चौथा है इत प्रत्यय। तो निर्वासित में हमें प्रत्यय लगाना है। प्रश्न क्रमांक 6 हमारे सामने है, और आपको प्रत्यय और उपसर्ग आते हैं तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। बोले सर 6 में ना तो आप एक लगाओ, ना नी लगाओ, है ना सित लगाओ,
अगर लगाना है तो इत लगा दो तो बन जाएगा निर्वासित, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। निर्वासित सही नंबर आप लोगों को बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ये लेखक तो कई बार दोस्तों पूछा जाता है, लेखक आपका साथ नहीं छोड़ेगा और लेखक में आपको बताना है। तो 4 हैं, पहला ऑप्शन है का, दूसरा है एक, तीसरा है आक और चौथा है अक। अब कौन सा लॉक कर दिया जाए, कौन सा उत्तर आप सही बता रहे हैं? और दोस्तों लेखक में ना तो आपका का प्रत्यय है, ना आपका एक प्रत्यय है और ना ही आपका आक प्रत्यय है। तो उत्तर आपने बताया कि सर लेखक में अक प्रत्यय लगा दो, शब्द बन जाएगा, है ना। लेखक में अक प्रत्यय हो जाएगा, लेख में अक लगा दिया तो बन गया लेखक और डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? प्रश्न क्रमांक 8। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि इसका उत्तर विपरीतार्थक कैसे हो जाएगा, इसका अर्थ विपरीतार्थक कैसे होगा, इसका अर्थ स्त्रीवाचक में कैसे परिवर्तित होगा। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं साथियों। और आपसे पूछा गया कि अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए इसमें कौन सा ऐसा प्रत्यय है जो हम प्रयोग कर देंगे प्रश्न क्रमांक 8 में। एक करोगे, ये करोगे, आ करोगे या फिर ई करोगे? तो आपने बताया कि सर अनुज में आ प्रत्यय लगा दो तो हो जाएगा अनुजा और अनुजा हो जाता है स्त्रीवाचक, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है ना। नेक्स्ट बताना दोस्तों, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? यानी कि प्रश्न क्रमांक 9 में सुत को हमें स्त्रीवाचक बनाना है और सुत में अगर आप प्रत्यय लगाओगे तो हो जाएगा क्या? स्त्रीवाचक बन जाएगा। कौन सा प्रत्यय वो लगाना है? विकल्प नंबर ई दिया है, विकल्प नंबर बी आ दिया है, विकल्प नंबर सी में ई दिया है और डी में दिया है एक। तो आपको चयन करना है खुरेशी जी कि सुता में बोले सर आ लगा दो, ज्यादा परेशान होने की बात नहीं, आ लगा दो तो स्त्रीवाचक बन जाएगा सुता। सुता यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पर्श शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? यानी कि प्रश्न क्रमांक 10। स्पर्श को अगर हमें विलोम बनाना है तो कौन सा उपसर्ग प्रयोग होगा कि इसका जो अर्थ है वो कैसा बन जाएगा? विपरीतार्थक बन जाएगा स्पर्श का, और वो शब्द आपका नी होगा, अनु होगा, आ होगा या फिर कु होगा। तो आप स्पर्श में लगा दो क्या क्या लगा दो? ना तो बोले सर नी लगाओ, ना अनु लगाओ, ना कु लगा लाओ, अगर लगाना है तो लगा दो सी आ, तो इसका अर्थ हो जाएगा विलोमार्थक, यानी कि सी नंबर आपने बिल्कुल सही चयन किया है और सी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दोस्तों प्रतिकूल हमेशा पूछा जाता है, प्रतिकूल कई बार एग्जाम में पूछा गया, लेकिन इसके बाद अब किसी का गलत भी नहीं होगा। बोले सब अब देखो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सारे लोग जो पहली बार उपसर्ग का टेस्ट दे रहे हैं वो प्र लगा देंगे, लेकिन इसको काट दो। परा भी नहीं लगाना हमें, है ना, परी भी नहीं लगाना, और लगाना है तो वो लगाना है क्या क्या लगाना है? प्रश्न क्रमांक 11 में आपने बिल्कुल सही चयन किया है कि सर प्रतिकूल में जो उपसर्ग है वो प्रति है, प्रति यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर। और नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगाने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? आचार शब्द के अगर पूर्व लगा दिया जाए तो उसका जो अर्थ होता है वो जुल्म हो जाता है। तो कौन सा ऐसा उपसर्ग है जो जुल्म बना देता है, शब्द के अर्थ को जुल्म बना देता है ना? तो वो कौन सा होगा? दुर, अति, निर या फिर अन। यानी कि प्रश्न क्रमांक 12 में ऐसा उपसर्ग लगाओ कि उसका अर्थ हो जाए जुल्म, है ना। और बोले सर जुल्म नहीं करना है तो इसमें दुर उपसर्ग लगा दो, दुर यानी कि एक नंबर, एक अगर आप लगा देते हो आचार में, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? दुराचार, और दुराचार मतलब होता है जुल्म करना, है ना, जुल्म करना, और ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जुल्म करना ए नंबर। और अत्याचार भी लगा दोगे, अति धन आचार बराबर अत्याचार, तो अत्याचार में भी आपका क्या हो जाएगा? जुल्म करना हो जाएगा। तो ये दो ही आपके बिल्कुल सही होंगे, अति धन आचार बराबर अत्याचार, है ना, और दुर्धन आचार बराबर दुराचार, और इस दुराचार मतलब होता है जुल्म करना। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। और अगला क्वेश्चन है आपका
कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है। अब दोस्तों आपको कृदंत प्रत्यय पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? रंगीला में है, बिकाऊ में है, दुधारू या फिर कृपालु में। और दोस्तों कृदंत प्रत्यय की आपको पता होती है कि ऐसे प्रत्यय की जो क्रिया के साथ लगते हैं उन्हें कहा जाता है कृदंत प्रत्यय। अब यहां पर आपको बताना है कि जो है कृदंत प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है। प्रश्न क्रमांक 13 में अटकना नहीं है। कृदंत प्रत्यय हमेशा क्रिया के साथ लगते हैं, धातु के साथ लगते हैं। और दोस्तों कृपा कोई क्रिया नहीं है, दुधारू कोई क्रिया नहीं है, रंगीला कोई क्रिया नहीं है। अगर क्रिया है तो बिकना एक क्रिया है और बिकना से बनेगा बिकाऊ, और बिकाऊ में कृदंत प्रत्यय होगा, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, बिकाऊ। ठीक है, इस प्रकार से भी आपके कृदंत और तद्धित प्रत्यय पूछे जाते हैं और बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। किस शब्द में आबा प्रत्यय है? आबा प्रत्यय ये तो कई बार पूछा गया दोस्तों। आबा प्रत्यय दिखावा में आबा है, चढ़ावा में आबा है, या फिर लाबा में नहीं है पूछा, सॉरी नहीं है पूछा है, तो नहीं है तो किसमें नहीं है? भुलाबा में। तो यानी कि आपका प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर आपको बताएंगे कि आबा प्रत्यय किसमें नहीं है बताना है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। तो दिखावा में आबा प्रत्यय है, चढ़ावा में आबा प्रत्यय है, भुलाबा में भी है, लेकिन किसमें नहीं है? लाबा। ये प्रश्न पूछा गया, चाहे MPSI हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, ये लाबा पूछा गया, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, सी नंबर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। अब समूहवाचक प्रत्यय यानी कि ऐसे प्रत्यय जिससे समूह का बोध होता है वो समूहवाचक प्रत्यय कहलाते, और जिससे समूह का बोध नहीं होता वो समूहवाचक नहीं कहलाते। तो देखो लोग से आपका समूहवाचक का बोध हो रहा है, गण से भी हो रहा है, वर्ग से भी हो रहा है, इन तीनों से तो समूहवाचक समूह का बोध हो रहा है। लेकिन जो प्रेस है, प्रेस से नहीं होता। ये क्वेश्चन पूछा गया कई एग्जामों में, इसको याद कर लेना। प्रेस ये समूहवाचक प्रत्यय नहीं माना जाता, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है प्रश्न क्रमांक 15 में। ठीक है, 15 का डी हो जाएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करते जाएंगे और व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। यानी कि आपको बताना है आ उपसर्ग लगा दें, आ लगा दें, अप लगा दें या फिर परी लगा दें। कौन सा उपसर्ग लगा दें कि व्यवस्था का विपरीत हो जाए? व्यवस्था का क्या हो जाएगा? कौन सा शब्द बनेगा जो विपरीत अर्थ आपको देगा? यानी कि प्रश्न क्रमांक 16 में ना तो परी देगा ना अप देगा। अब दो में कंफ्यूज है, बोले सर 16 का, लेकिन आपका उत्तर होगा कौन सा? ए नंबर। आ प्रत्यय अगर लग जाए, आ उपसर्ग लग जाए तो इसका हो जाएगा व्यवस्था का अव्यवस्था, और अव्यवस्था व्यवस्था का विपरीत हो जाएगा, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट बताना है किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय का प्रयोग किस में हुआ है दोस्तों? विकल में हुआ है, अलक में हुआ है, पुलक में हुआ है या फिर धनक में हुआ है। अब 4 विकल्प आपको दिए जाते हैं दीपक जी, और आपको बताना होता है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगर आपको पता है तो 4 विकल्प में से आपको ही चयन करना है, और आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि सर ना तो कोई विकल्प में प्रयोग हुआ है प्रत्यय का, ना अलक में हुआ है, ना पुलक में हुआ है। अगर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है तो वो हुआ है धनक में। धनक यानी कि 17 का उत्तर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर डी, और डी नंबर बिल्कुल सही है। धनक में एक प्रत्यय लगा है और ये प्रत्यय शब्द है। ठीक है, प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। और फिर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जाता है कि किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय किस में लगा हुआ है? सागर में, नगर में, अगर मगर में या फिर जादूगर में। अब यहां से इस प्रकार के भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्रत्यय किस में लगा है ये भी हमें बतानी है प्रश्न क्रमांक 18 का। और दोस्तों जो भी टेट का एग्जाम, टेट वाले हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है टेलीग्राम की। जेड प्रहरी वाले हैं उनका भी डिस्क्रिप्शन है ना। हिंदी साहित्य वाले हैं उनका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। और ना तो सागर सही होगा, ना नगर होगा, ना अगर मगर होगा। अगर होगा तो जादूगर, जादूगर में गर प्रत्यय लगा है, तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट किस शब्द में
उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? प्रश्न क्रमांक 19 फिर से आपसे पूछा गया, उपकार, लाभदायक, पढ़ाई या फिर अपनापन। अब आपसे उपसर्ग पूछा गया, अब कंफ्यूज नहीं होना, नहीं तो बोलो सर कि अब प्रत्यय 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 आए और बोले प्रत्यय ही बताना है, प्रत्यय नहीं बताना, अब बताना है आपको उपसर्ग। तो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है तो वो किसमें हुआ है? देखो 4 विकल्प में हमने पढ़ा कि सर अपनापन में तो कोई उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है ना, पढ़ाई में भी नहीं हुआ और लाभदायक में भी नहीं हुआ है तो किसमें? उपकार, उपधनकार, यानी कि जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ए नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अनुवाद, हम अनुवाद करते ना हिंदी से, बोले सर अनुवाद कर दो इंग्लिश में, है ना, इंग्लिश से हिंदी में, और ये अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग हमें बताना है और 4 विकल्प में से चयन करना है। अगर आपसे वास्तव में उपसर्ग बनता है तो आप ए नंबर को काटोगे, अन को काट दोगे, अव को भी काट दोगे, उत्तर निकालोगे, निकल के आएगा बाहर अनु। अनु यानी कि आपका जो डी नंबर है, डी नंबर, प्रीति जी रावत, रोहित जी, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है अनु। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग होता है अनु और डी नंबर आपने बिल्कुल सही चयन किया है, राइट चयन किया है ना। फिर निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है, यानी कि 21 का उत्तर हमें बताना है। और भूपेंद्र रजक जी, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अरुण जी, 4 विकल्प है, नी उपसर्ग है, नेह है, निर है या फिर निरी है। और आराम से जरा देना, उत्तर थोड़ा सा गलत भी हो सकता है ना, बिल्कुल आराम से शांति से देना और शांति से आपने उत्तर बिल्कुल सही बताया है। क्या बताया है कि सर इसमें ना तो नी उपसर्ग है, ना नेह उपसर्ग है, ना निरी है। अगर लगाना है तो सी नंबर आप लगा दो, जो मैंने लॉक कर दिया है, तो सी नंबर निर उपसर्ग इसमें हो जाएगा निर्वाह में, है ना। तो सी नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही होगा, निर उपसर्ग, ठीक है, निर। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय आ गया, यानी कि 22 में हमें चयन करना है। कृदंत और तद्धित प्रत्यय आपने पढ़े होंगे। कृदंत प्रत्यय को आपको याद रख लेना है कि हमेशा क्रिया के साथ ही जुड़ते हैं। तो यहां पर आपसे पूछा गया कृदंत प्रत्यय, तो कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? ना तो संज्ञा के साथ, ना सर्वनाम के साथ, ना विशेषण के साथ, ये हमेशा जुड़ते हैं काय के साथ? क्रिया के साथ। क्रिया के साथ, यानी कि आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 का डी जिन्होंने बताया है ना, वो बिल्कुल सही है। ऋतु, देसानी और प्रदीप जी, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्न पद एक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? अब बताना है आपको कौन सा ऐसा पद है जो एक प्रत्यय से नहीं लगा, यानी कि 23 में आपको चयन करना है। दैविक, सामाजिक, भौमिक या फिर प्रक्षिक, तो कौन सा है जो एक प्रत्यय से नहीं बना है, वो चीज हमें याद करना है। संजीव जी प्रश्न क्रमांक 23 में, और बोले सर दैविक में तो एक प्रत्यय है, सामाजिक में भी एक प्रत्यय है, भौमिक में भी एक प्रत्यय है, अगर आपको लगाना ही है सही तो प्रक्षिक लगा दो, उत्तर निकल आएगा, डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर पूछा गया था कि एक प्रत्यय से बना शब्द कौन सा नहीं है, तो डी नंबर। ममता एमसी जी बिल्कुल सही आंसर आपने चयन किया, डी नंबर। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? 24। हम बोलते ना कि हमारे साथ बेइंसाफी हो रही है, इंसाफ नहीं हो रहा, बेइंसाफी हो रहा है। अब बेइंसाफी में उपसर्ग भी आपको बता देना है कि सर इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है 24 में, और 24 में आपने चयन किया है कि सर इसमें ना तो बे इन लगा है, ना बे लगा है ना लगा है कौन सा? इन लगा है। अगर आपको सही करना है, सही पूछ रहे हो, सही लगाना है, तो आप ए नंबर टिक कर दो। ए यानी कि उपसर्ग हो जाएगा आपका क्या? बे। इंसाफी में बे लगा दो उपसर्ग, तो बे इंसाफी हो जाता है और बे उपसर्ग आपका बिल्कुल सही हो जाता है। और अगला क्वेश्चन है उपसर्ग रहित शब्द कौन सा? रहित बताना दोस्तों, रहित और सहित। रहित यानी कि बिना उपसर्ग के जो शब्द बना है वो कौन सा है? 4 विकल्प में, है ना। ये चीज आपको याद रख लेनी, रहित और सहित तो आप लोग समझते ही होंगे अच्छे से। और रहित बताना है तो सुयोग, विदेश, अत्यधिक, सुरेश, तो कौन सा ऐसा उपसर्ग है
उपसर्ग रहित शब्द होगा। देखो सु में तो सु उपसर्ग लगा है, वी में भी लगा है, विदेश में, अत्याधिक में अति लगा है। तो बोले सर 3 को छोड़ के चौथे में टिक कर दो, है ना पाटीदार। 4 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। डी नंबर सुरेश आपका बिल्कुल सही होगा, इसमें प्रत्यय नहीं लगा, उपसर्ग नहीं लगा है, और डी नंबर बिल्कुल सही है। सोनू सिंह जी अगला क्वेश्चन है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बहाव, अपन बोलते हैं ना पानी का बहाव तेज है, पानी का बहाव तेज है, तो बताना है इसमें प्रत्यय कौन सा है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 26 में वह, हाव, आओ या फिर आबा, यानी कि इसमें चयन करनी है। और चयन में आपने जो चयन किया है कि सर बहाव की अगर बात है और प्रत्यय भी आपसे पूछा गया तो कंफ्यूज नहीं होना, प्रत्यय यानी कि बाद में, और इसमें हो जाएगा ना तो आबा होगा, ना हाव होगा, ना बह होगा, उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आओ। आओ यानी सी नंबर बिल्कुल सही बताया नीलम करण, है ना। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, यानी कि 27 में हमें चयन करना है फतेह सिंह जी, और उत्तर आपका सही क्या हो जाएगा? विज्ञान शब्द में शब्द जो प्रयुक्त हुआ है उपसर्ग वो कौन सा हुआ है। और डेली क्लास आपकी टॉपिक वाइज चल रही है दोस्तों। अपन ने ये चौथा टॉपिक है अपना। सबसे पहले अपन ने भाषा को पढ़ा, वर्णमाला पढ़ ली, वर्तनी सुधार पढ़ ली। अब हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? प्रत्यय और उपसर्ग पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर उपसर्ग पूछा गया तो विज्ञान में बी उपसर्ग लगा दो, है ना, ज्ञान में बी उपसर्ग लगा दो, यानी कि आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है, सी आपका सही होगा। फिर आपको बताना है 28 का चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? 28, और ची उपसर्ग है, चिर है, यू है या फिर आयु है। आयु यानी कि चिरायु शब्द में हमें उपसर्ग ढूंढना है, उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, है ना। 21 का अभी अपन देख लेंगे बाद में, है ना, क्या है 21 का, ठीक है। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? ची, चिर, यू या फिर आयु। तो इसमें आपको 28 का चयन करना है, और 28 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बोले सर इसमें चिर उपसर्ग है, चिर यानी बी नंबर, ठीक है, चिर धन आयु बराबर चिरायु। और बी नंबर ऐसे ही लिखा था अपन ने, निर्वाह है ना, निर्वाह ऐसे ही लिखा था, तो इसमें निर और धन वाह हो जाता है। इसमें जो 21 में दिया है निर उपसर्ग ही होगा, इसको चयन कर लेंगे, है ना। और यहाँ पर चिर होगा यानी बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? धुंधला में बताना है आपको, धुंधला में सभी लोग चयन करेंगे, इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? धूं, धुंध, ला, प्रत्यय पूछा है इसलिए आपको बताना है। और यहां पर आपका सही उत्तर होगा, बोले सर ना तो धूं होगा, है ना, और ना तो धुंध होगा। उत्तर अगर सही करना है तो ला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ला, ला प्रत्यय लगा धुंधला में। और दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन करना है दोस्तों, दोषहर्ता, दोषहर्ता प्रत्यय का चयन, हर्ता, हर, हत या फिर हारी, यानी कि 30 का आंसर बताना है। और 30 में आपने बिल्कुल सही चयन किया है कि सर ना तो इसमें हर है, ना हत है, ना हारी है। उत्तर का अगर सही चयन करना है तो आप इसमें टिक लगा लो, हरता। हरता यानी कि आपका ए नंबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, हरता, ठीक है। ए नंबर दोषहर्ता में प्रत्यय है ए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग है ही नहीं, अपवाद में, है ना, या फिर पराजय में, या फिर प्रभाव में, या ओढ़ना में, यानी कि 31 और 31 में आपका सही आंसर क्या होगा? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो यहां पर चयन करो किस में नहीं है। ये पूछा भी गया है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया, अपवाद उपसर्ग पूछा गया, तो इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है। उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका 31 का 4 नंबर, रोहित कुमार जी बिल्कुल सही है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चंचल जैन जी, है ना, सुमित जी, डी नंबर बिल्कुल सही है। और संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? यानी कि 32 का हमें चयन करना है। बोले सर संस्कार की अगर बात आई है तो इसमें ना तो आप सम्स लगाओ, ना संस लगाओ, ना सन लगाओ, तो कौन सा लगाएं? फिर आप ही बता दो कौन सा लगाएं। आपने सही उत्तर चयन किया है 32 में, वो चयन किया है कौन सा?
सम, सम यानी ए नंबर, संस्कार शब्द में उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है ए और सम धन संस्कार, है ना, ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर। ए नंबर बहुत सारे साथियों ने बताया, जिनमें अपने प्रेम सिंह जी हैं, सोनू सिंह जी हैं और सुमित सेन हैं। पुरोहित में उपसर्ग कौन सा है? पुरस, पुरह, पुरा या फिर पुर, और 4 हैं, 4 में से हमें चयन करना है कि सर पुरस में, पुरोहित में बताना है उपसर्ग, और उपसर्ग लगता है पहले, तो पुरस में तो पुरस तो है नहीं, है ना, और इसमें पुर भी नहीं है। अब 2 हैं, 50-50 की लाइफलाइन आपको दी गई है, आप चयन करके बताएंगे, सरल है, आसान है, और उत्तर हो जाएगा आपका पुरह, पुरह है, यानी कि बी आपका बिल्कुल सही होगा, माया मालवी जी और किरण राजपूत, ठीक है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। और नेक्स्ट है अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अवनत, अवनत में उपसर्ग चयन करना है आशु गोंडवाल, सुमन वर्मा जी, प्रश्न क्रमांक 34 में, और 34 का आपको चयन करना है। और जो तिरंगा इमोजी वाले दिख रहे हैं, ये तिरंगा जिनको इमोजी मिला है, ये सभी ज्वाइन मेंबर हैं चैनल के, चैनल को सपोर्ट करता है ये, है ना। ये तो अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है, तो उपसर्ग बताना है, तो ना तो इसमें नत है ना अव है ना। अब बताना है आपको 2 में से 50-50 की लाइफलाइन 34 में, और 34 में आपने चयन किया कि सर इसमें उत्तर हो जाएगा कौन सा? अव, अव यानी कि सी आपने बिल्कुल सही बताया, अव उपसर्ग। और नेक्स्ट आपको बताना है सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन से? सावधानी, ई प्रत्यय है, ई है, धानी या फिर आनी, क्या बोलोगे? सावधानी में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है, और रोज हिंदी की प्रैक्टिस जरूर किया करें सभी लोग, टॉपिक वाइज आपका प्रैक्टिस चल रहा है ना, इसको अपन को रोज करना है। और सावधानी शब्द में जो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सावधान धन ई बराबर हो जाता है सावधानी, और लगा देना ए प्रत्यय। ए नंबर आपका बिल्कुल सही है, जो आपने बिल्कुल सही बताया है, ए, ठीक है, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमें बताना है मिस ललिता जी कि कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 36 में कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है, और क्या हो जाएगा? इष्ट, इष्ट, इष्ट या फिर इष्ट। कनिष्ठ में ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया कनिष्ठ में, और कनिष्ठ शब्द शुद्धि में भी पूछा गया, कल अपन ने पढ़ा था, है ना। और दीपा जी और राज कपाड़िया जी, प्रश्न क्रमांक 36 में आपने लगाया है उत्तर इष्ट, इष्ट यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही है, इष्ट। कनिष्ठ में इष्ट जो है प्रत्यय होगा, प्रत्यय यानी कि अंत में लगता है, और अंत में जब आपने लगाया तो ठा आएगा, ठा, इष्ट, ठीक है, ये नंबर आपने बिल्कुल सही है हेमंत जी। और नेक्स्ट है जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? धातु और शब्द के अंत में भी जोड़ा जाता है दोस्तों, है ना। आपको पता है कि ऐसे प्रत्यय भी होते हैं जो धातु के साथ जुड़ते हैं, जिन्हें कृदंत प्रत्यय कहा जाता है ना। और यहां पर आपको पता है कि समास भी नहीं है, अव्यय भी नहीं है ना, उपसर्ग भी नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर क्या है? नरेंद्र जी और जयदेव पनवर जी, प्रश्न क्रमांक 37 में उत्तर आपका होगा कि सर ये होगा आपका प्रत्यय, है ना, यानी कि कृदंत प्रत्यय होगा, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अगला क्या है? अगला तो यहाँ है ही नहीं, अब अगला नहीं है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, है ना, वीडियो को शेयर कर देना। और ये उपसर्ग और प्रत्यय वाली जो अपनी सीरीज है ना, हिंदी व्याकरण की जो सीरीज है, ये निरंतर चल रही है दोस्तों। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एमपी टेट वालों के लिए बहुत ही उत्तम है ना, एमपी जेल प्रहरी वालों के लिए उत्तम है, एनटी और आपके नेट पीजीटी वालों के लिए, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मुझे नहीं लगता कि किसी का एक भी प्रश्न गलत हुआ होगा, है ना। किसी का हुआ है क्या गलत? दिनेश कोहली, सबिता जी तिवारी, वैभव जी, पूजा रानी, यशरत्ती जी, हेना जी, हेमंत जी, है ना, सरिता मिश्रा, किरण राजपूत जी, नरेंद्र अहिरवार जी, सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे। और 8 बजे हिंदी का डोज आपका आता है, मांगी लाल जी, ठीक है, मंजुला, राज कपाड़िया, कमला जी, अदिति गुप्ता, प्रेम सिंह, सरिता जी, प्रीति रावत, है ना, और देसानी, जयदेव, उत्तम सिंह जी, दीपा, पूजा जी,
मंजुला, माया मालवीय, रीना जी, अरुण जी, अंजलि, है ना, सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे। शिवानी, उषा सेन और उत्तम सिंह जी, प्रेम सिंह जी। रोज 8 बजे दोस्तों अपनी क्या है ये लाइव क्लास चलती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसी प्रकार से सभी लोग पढ़ते जाएं। रीमा कापड़े और हेना जी, ठीक है, अंजना देसा जी, मिस ललिता फतेह सिंह जी, है ना, और आशु गोंडवाल, रीमा, ज्योति पटेल, विक्रम योगी जी, सभी को धन्यवाद। मोनिका जी, सुमित जी, टीना जी, सरिता, दिनेश जी, जबीर, दीनू और प्रदीप शर्मा जी, सभी को धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे और वीडियो को शेयर भी करना है, ठीक है। और यहाँ पर अपना कौन सा प्रश्न आया था 21 में किसी को डाउट था, निर्वाह है। निर्वाह में कंफ्यूज नहीं होना, निर्वाह में आपका निर ही उपसर्ग होगा इसमें, ठीक है। 21 में इसमें निर उपसर्ग हो जाएगा, सी नंबर ही इसमें सही होगा, ठीक है। 21 का सी, निर उपसर्ग ही लगाना, इसमें नी नहीं लगाना, ठीक है। निर्वाह में निर, वाह निर्वाह, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये सी नंबर सही होगा। जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर देना। शशिपाल जी, है ना, पूनम यादव जी, राजकुमार जी और हेना जी। नेक्स्ट क्लास हिंदी साहित्य की होगी 9 बजे, ठीक है, हिंदी साहित्य की। और टिपटॉप यूट्यूब चैनल पर रोज दोपहर 3:20 पर होती है दोस्तों काय की क्लास हिंदी की, है ना, 3:20 पर टिपटॉप पर होती है। और रात्रि 11 बजे जीके का डोज होता है ना। टिपटॉप पर जेड प्रहरी के लिए दोस्तों विज्ञान की क्लास होती है 4 बजे। विज्ञान की क्लास कितने बजे होती है? 4 बजे, इसको आप याद रख लेंगे, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर देना है और वीडियो को दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना। वैभव जी, शशि जी, मिस ललिता, अदिति जी, माया जी, सभी को धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना, ठीक है। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।